नमस्कार दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी फरवरी 2022 हम कर रहे थे। ये इसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने सार संग्रह किया था। इस दूसरे पार्ट में हम केंद्रीय बजट 2022-23 और आर्थिक समीक्षा का पार्ट देखेंगे। इसके उपरांत हम क्रोनोलॉजी का भाग 3 में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं का विवरण पढ़ेंगे। ये क्रोनोलॉजी अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी फरवरी माह की है। इसमें हम तमाम उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 112 में उल्लिखित है वार्षिक वित्तीय वितरण का। यहाँ पर उल्लिखित नहीं है बजट शब्द का। वित्त वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फरवरी 2022 को प्रस्तुत मोदी सरकार का ये 9वां बजट था और उनके दूसरे कार्यकाल का ये चौथा नियमित बजट था। पहला पेपरलेस बजट 2021 को आया था। दूसरा था ये वर्तमान का। निर्मला जी सीतारमन जो हमारी वित्त मंत्री है, इनका ये चौथा बजट था। इस बजट का जो उद्देश्य था, इंडिया 875 से इंडिया 800 की ओर, अर्थात भारत ने अपनी स्वतंत्रता उपरांत 75 वर्ष पूर्ण कर लिए। अब हम 75 से 100 वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसी उद्देश्यों को इंगित करता हुआ ये हमारा बजट था। इस बजट की 4 प्राथमिकताएं थी। पहली है फर्स्ट पीएम गति शक्ति, दूसरी समावेशी विकास, तीसरी उत्पादकता वृद्धि व निवेश, चौथी निवेश का वित्त पोषण। इस बजट में हमारी इस वित्त वर्ष की अर्थात 2021-22 की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 9.2% है। इस बजट का कुल व्यय जो रखा गया है वो 39,44,909 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। जो पिछले बजट से पिछले बजट में जो व्यय था वो 37 लाख के पास था। इससे 1,74,909 करोड़ रुपए अधिक है। जो हमारा ये व्यय है 39,44,909, ये समझने के लिए हम देखते हैं कि ये व्यय हमें प्राप्त कहाँ से होगा, सरकार को कहाँ से मिलेगा। तो सरकार को राजस्व प्राप्तियों से और पूंजीगत प्राप्तियों से दोनों जगह से मिलता है। इसमें हमारा दिया हुआ है कि राजस्व प्राप्तियों से 22,04,422 करोड़ रुपए है। उसमें से टैक्स रेवेन्यू से हमें मिलेंगे 19,34,000 के करीब और कर भिन्न राजस्व से मिलेंगे 26 लाख के करीब। उसी प्रकार पूंजीगत प्राप्तियों से हमें ऋण वसूली से मिलेंगे और उधारी से मिलेंगे। इस पूंजीगत प्राप्तियों में ऋण वसूली से जो मिलेंगे वो है 14 लाख के करीब और वहीं उधारी से मिलेंगे वो है 16 लाख के करीब। 16 लाख 14 लाख करोड़ है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये करोड़ों में बोल रहा हूँ मैं। फिर बात करते हैं कि सरकार ऋण और वसूली और उधारी के अतिरिक्त भी कुछ पीओसी का विनिवेश करेगी। विनिवेश में एक शब्द में अगर कहूँ तो सरकार उन सरकारी कंपनियों के कुछ हिस्सा प्राइवेट हाथों में या प्राइवेट निवेशकों को भी सौंपेगी। जो सरकारी कंपनियां हैं, जैसे LIC का IPO आने की बात हो रही है, इसी प्रकार अन्य कई कंपनियों की बात चल रही है। जैसे एयर इंडिया को अभी टाटा के हाथों में दिया गया था। तो निजीकरण करना, सरकारीकरण से निजीकरण की ओर जाना, यह है विनिवेश। उसी प्रकार हम व्यय की अगर बात करें, सरकार खर्च कहाँ करेगी। देखिए, बजट यही तो होता है कि कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ को जाएगा। तो ये राजस्व खाते में और पूंजीगत खाते में लिख रखा है। तो 31 लाख करोड़ के लगभग राजस्व खाते से हैं और वहीं 75,246 करोड़ के लगभग पूंजीगत खाते में हैं। अगर हम बात करें सरकार की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बारे में, तो देखिए ये याद रखना, सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू हमारे आता है या फिर हमारे यहाँ भारत सरकार के पास पैसा आता है तो 36 पैसा ब्रोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ होता है, उधारी होती है। हम बाहर से लेते हैं कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, देशों से, ठीक है। इसके अलावा ये मदद के तौर पर होता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इनकम टैक्स का हमारा 14 पैसे आता है और उसी प्रकार कॉरपोरेट टैक्स जो होता है वो 13 पैसे होता है।
अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी 15 पैसे के लगभग आती है, दूसरे नंबर पर है जीएसटी का दूसरे नंबर पर पार्ट है। और वहीं इनकम टैक्स का तीसरे नंबर पर। सबसे ज़्यादा उधारी का हो गया 1 नंबर, 2 नंबर जीएसटी का हो गया, 3 नंबर इनकम टैक्स का हो गया, 4 नंबर कॉर्पोरेट टैक्स का हो गया। उसी प्रकार ये अन्य भी है, कस्टम से 3 पैसे, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 8 पैसे। और अगर हम बात करें खर्च की सरकार की, तो खर्च जो है तो सबसे ज़्यादा उधारी के ब्याज में चला जाता है 20 पैसे, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में चला जाता है 25-20 पैसे। और अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करें तो 13 पैसे की। और वहीं स्टेट को हिस्सा जो चला जाता है टैक्स में वो है 16 पैसे। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम 9 पैसे, डिफेंस में 8 पैसे चला जाता है। तो ये हमें एक बार याद नहीं हो, लेकिन हम बार बार इनको जब देखेंगे तो ये हमारे याद होना शुरू हो जाएगा और हमें ये पता लग जाएगा कि भाई जो हमारा पैसा देश का है वो आता कहाँ से और जाता कहाँ से, सबसे ज़्यादा किस में व्यय होता है और सबसे कम किस में व्यय होता है। तो ये हमें सबसे ज़्यादा का ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो देखना सबसे ज़्यादा उधारी का और इधर ब्याज का, तो ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये जो टैक्स है इनमें सबसे ज़्यादा जीएसटी रेवेन्यू हमारा देश को आता है। और खर्च की अगर बात करें तो जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उनमें जाता है हमारा ज़्यादा तो। और फिर डिफेंस में 8 पैसे, सब्सिडी में चला जाता है 9 पैसे। तो जैसे किसानों को जो सब्सिडी मिलती है या फिर गैस पर सब्सिडी है, कई चीज़ों की सब्सिडियाँ होती है, आमतौर पर काम में आने वाली वस्तुएं होती है उन पे, तो उन सब्सिडियों में चला जाता है। एजुकेशन में है, एजुकेशन सेक्टर में सब्सिडियाँ खूब है। तो इस प्रकार अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग स्कीमें होती है जिनमें सब्सिडी दी जाती है सरकार द्वारा। फिर फाइनेंस कमीशन के पास से चला जाता है 10 पैसे। तो स्टेट का शेयर भी होता है कुछ टैक्सों में, तो वो चला जाता है। पेंशन फंड में चला जाता है 5 पैसे। तो इस प्रकार अदर एक्सपेंडिचर 10 पैसे। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सरकार के राजस्व घाटे की, तो जो राजस्व घाटा है वो 99,241 करोड़ था, जो बजट का कुल जीडीपी का 3.8% है। तो अपने को ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा देखिए, राजकोषीय घाटा 2022-23 में 16,61 करोड़ 196 करोड़ का था। 16,61,196 करोड़ था, जो कुल जीडीपी का 6.4% है, ठीक है। 6.4%। ये 2022-23 का है, क्योंकि बजट आने वाले घाटे का बताएगा ना कि इतना हम व्यय कर रहे हैं लेकिन हमारे को इतना घाटा हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो 2021-22 में जो लक्ष्य था वो 6.8 का था कि हम इस बार 6.8 का, लेकिन आंकलन करने के बाद जब खर्च हो गया पैसा तो उसके बाद जो राजकोषीय घाटा रहा वो आंकलन से भी ज़्यादा रहा, अर्थात 6.9% रहा। प्रत्येक सरकार का ये प्रयास होता है कि अपने राजकोषीय घाटे को कम करें, क्योंकि हर घर का भी ये प्रयास होता है कि जितनी इनकम होती है उतना व्यय जो हो रहा है उसमें कुछ बचत भी तो निकले। तो हमारी इनकम जो है वो अभी कम है, व्यय ज़्यादा हो रहा है, तो इसी वजह से राजकोषीय घाटा हो रहा है और सरकार अपना राजकोषीय घाटा कम करने का प्रयास करती है। तो जो सरकार ने पिछली बार 2021-22 में ये प्रयास किया था कि 6.8% का ही राजकोषीय घाटा रहेगा, लेकिन वो रहा थोड़ा सा ज़्यादा 6.9%। वहीं सरकार ने ये उस बजट में कहा है कि हम 2025-26 तक जो राजकोषीय घाटा है उसको 4.5% तक नीचे लाने का लक्ष्य रखेंगे, अर्थात राजकोषीय घाटे को कम करते जाएंगे। वहीं हम प्रारंभिक घाटे की बात करें तो 2022-23 में जीडीपी का 2.8% था। 2.8% प्राथमिक घाटा था। 2021-22 में अनुमान लगाया था 3.1 का, लेकिन रहा जो 3.3। वो तो राजकोषीय घाटा भी थोड़ा सा 1% ज़्यादा रहा, तो उसी प्रकार प्राथमिक घाटा भी 1-2% ज़्यादा रहा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार दोबारा बोल देता हूँ मैं इसको। राजस्व घाटा 3.8%, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4 2022-23 में, 2021-22 में 6.8 था, लेकिन आंकलन करने के पश्चात रहा 6.9%। 2025-26 तक सरकार 4.5% तक नीचे लाने का लक्ष्य रखेगी। आगे हम बात करते हैं बजट के कुछ महत्वपूर्ण
बिंदुओं के बारे में। पहले है पीएम गति शक्ति मास्टर। पीएम गति शक्ति मास्टर वित्त वर्ष 2022 में एक्सप्रेस वे के लिए, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क बनाया जाएगा, 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक सरकार चाहती है कि अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, तो इसीलिए भारत सरकार पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान ला रही है, उसमें 25,000 किलोमीटर का विस्तार करेगी। 2022-23 में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। रेलवे में एक स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाया जाएगा। ठीक है, ये कवच आप ध्यान रखना भाई। तो आत्मनिर्भर भारत में ये कवच महत्वपूर्ण है। 2022-23 में 2000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाया जाएगा। उत्कृष्ट वंदे भारत रेल 400 ट्रेनें चलाई जाएगी अगले 3 वर्षों में। ठीक है, उत्कृष्ट वंदे भारत रेल है, तो अगले 3 वर्षों में 400 रेलें लाई जाएगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए अगले 3 साल में पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पीपीपी मॉडल में लाया जाएगा। 2022-23 में ही 60 किलोमीटर लंबे रोपवे की 8 परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाएगी। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर ड्रोन को खेती में बढ़ाया जाएगा। मैं ये दोबारा कह रहा हूँ कि ये जितने भी डॉट्स है ये क्रोनोलॉजी फरवरी के अंक से लिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न वर्ष 2023 में बनाया जाएगा। इसी प्रकार नदी जोड़ो परियोजनाओं में केन बेंतवाली परियोजना स्टार्ट की गई है, जो 9.8 लाख हेक्टेयर बाग में सिंचाई उपलब्ध करवाएगी, और इस पर जो टोटल व्यय होगा वो 1400 करोड़ का होगा। उसी प्रकार 5 नदी संपर्क योजनाएं भी लाई जाएगी, जैसे दमन गंगा पंजाल है, पार तापी नर्मदा है, गोदावरी कृष्णा है, कृष्णा पेनार है, पेनार कावेरी है। तो ये 5 नदियों को जोड़ने की, लिंक करने की प्लानिंग करेगी सरकार। फिर है आपातकालीन ऋण लाइन गारंटी योजना। इसकी अवधि मार्च 2023 तक बढ़ाई जाएगी। गारंटी कवर को 50,000 करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। आगामी 5 वर्षों में सरकार जो है वर्धन त्वरण एमएसएमई प्रदर्शन अर्थात रेम कार्यक्रम को 6,000 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया जाएगा। ये एमएसएमई सेक्टर भारत का सबसे मजबूत सेक्टर माना जाता है, किसी भी अर्थव्यवस्था की नींव की रीढ़ है हमारे भारत में। तो इसी के लिए आगामी 5 वर्षों में रेम कार्यक्रम जो है वो उसमें 6,000 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया जाएगा। फिर है डेस टेक ई पोर्टल। ये क्या है? ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड लॉन्च किया जाएगा। एक कार्यक्रम में पीएम ई विद्या, एक कक्षा एक टीवी चैनल, एक टीवी एक चैनल पर स्टार्ट किया जाएगा। जो अभी 12 है, इनको बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किए जाएंगे। देश में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। एक प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसका नाम है राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। एक योजना है पूर्वोत्तर प्रधानमंत्री विकास पहल, पीएम देव आयनी, नॉर्थ ईस्ट की है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पूर्वोत्तर पर केंद्रित होगी। इसमें प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास की पहल करेंगे। पूर्वोत्तर प्रधानमंत्री विकास पहल इसका नाम होगा। 2022 में 100% 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना की जाएगी। भूमि के रिकॉर्ड के संधारण हेतु आईटी आधारित प्रबंधन के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या शुरू की जाएगी। सेना में उपकरणों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत खरीद बजट 2021-22 में 58% से बढ़ाकर 2022-23 में घरेलू उद्योगों के लिए 68% धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। जो पहले 58 थी उसको 68% किया जाएगा। 2030 तक स्थापित सौर ऊर्जा का 280 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करने के लिए उच्च दक्षता के सौर मॉडल निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। अर्थात हमारा जो लक्ष्य है 280 गीगावाट का सौर ऊर्जा हासिल करने का, उसके लिए हमें उच्च दक्षता के सौर मॉड्यूल निर्माण करने होते हैं। तो उन सौर मॉड्यूलों के निर्माण के लिए जो उद्योग जुड़े हुए हैं उनको 19,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटन किए जाएंगे। रिजर्व बैंक द्वारा ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल करेंसी का प्रस्ताव रखा गया है।
ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा चर्चित में है क्रिप्टो करेंसी। तो रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी या अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा आने वाले समय में, जो ब्लॉकचेन पर आधारित होगी। अभी हाल ही में जो बाल युवा पुरस्कार भी दिए गए थे, तो उन पुरस्कारों को भी ब्लॉकचेन पर आधार बनाकर किया गया था उनका वितरण एक साथ, जिसमें सभी इंटरलिंक हो जाते हैं, तो वो ब्लॉकचेन ही होता है एक प्रकार से। फिर हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने हेतु स्वर्णिम ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4% तक वित्तीय घाटे की अनुमति होगी, लेकिन उसमें क्या है 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु उपयोग होगा। राज्यों का आमतौर पर जो घाटा होता है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा में होता है, तो ऊर्जा घाटे को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ये अनुमति देती है उनको कि आप 5% विद्युत घाटे में सुधार के लिए घाटा कर सकते हो, लेकिन आपका वित्तीय घाटा जो 4% तक होना चाहिए। फिर है शहरी क्षेत्रों में शहरी नियोजन में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना। मौजूदा 5 शैक्षिक संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में अभिहित किया जाएगा। प्रत्येक केंद्र 250 करोड़ का एंडोमेंट फंड उनको जारी किया जाएगा। प्रत्येक केंद्र को उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे ऐसे 5 जो पहले से स्थापित है, और उनको एंडोमेंट फंड भी दिया जाएगा 250 करोड़ का। हर घर नल से जल 3.5 करोड़ को कवर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित है। पीएम आवास योजना के 80 लाख घर बनाने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब अगर हम बात करें आर्थिक सर्वे 2021-22 की, तो सबसे पहला है 31 जनवरी 2022 को ये पेश किया गया। इसका मूल विषय था त्वरित दृष्टिकोण। 2020-21 में 7.3 की गिरावट जो रही थी अर्थव्यवस्था में, जो अब वर्तमान में 9.3% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। 2022-23 में जीडीपी की विकास दर रहेगी 8 से 8.5। मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रत्येक एग्जाम के लिए सिंपल सा प्रश्न अगर आएगा तो यही आता है कि जीडीपी की विकास दर 8 से 8.5%। फिर आईएमएफ जो कहता है वो ये कहता है कि 2021-22 में और 22-23 में 9% रहेगी। 2023-24 में भारत की विकास दर 7.1% रहेगी। ये किसके अनुमान है? आईएमएफ के। फिर अगर हम बात करें विभिन्न क्षेत्रों के योगदान की, 2021-22 में कृषि का 3.9, उद्योगों का 11.8, सेवा का 8.2। खपत की बात करें तो 7, सकल स्थायी पूंजी निर्माण 15%, निर्यात 16.5, आयात 29.4% बढ़ने का अनुमान है। इन्होंने अनुमान लगाया कि इतना परसेंट हमारा अनुमान आने वाले समय में खपत बढ़ेगी, निर्यात इतना बढ़ेगा, आयात इतना बढ़ेगा। तो ये निर्यात 16.5, आयात 29.4% बढ़ने का है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है 2021-22 में विदेशी मुद्रा भंडार कितना है भारत का? तो 633.6 बिलियन डॉलर। ये जो है वो है दिसंबर 2021 तक। तो विदेशी मुद्रा भंडार की दृष्टि से भारत जो है वो चौथे स्थान पर है। किसके बाद? चीन, जापान और स्विट्ज़रलैंड के बाद, इन 3 देशों के बाद चौथे स्थान पर है। हमारी जो मुद्रास्फीति है वो 21-22 में सुधर कर 5.2%, जो 2020-21 में थी 6.6%। थोक मूल्य सूचकांक है 12.5। अगर अब हम बात करें एसडीजी इंडेक्स की, तो हमारा एसडीजी इंडेक्स जो है वो है 20-21 में 66 और 19-20 में था 60, अर्थात उसमें भी हमारे एसडीजी इंडेक्स में भी लगातार सुधार हो रहा है। फ्रंट रनर राज्यों की संख्या भी बढ़कर कितनी हो गई है? 22 हो गई है। भारत 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है। 2020 में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कवर किए गए वन 24% रहे, यानी विश्व के कुल 2%। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, भारत वन क्षेत्र में 10वां बड़ा राज्य है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2021 का उद्देश्य 2022 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक को समाप्त करना। नवंबर 2021 में आयोजित ग्लासगो COP 21-26 जो जाना जाता है COP 26 के नाम से, ठीक है, उसमें प्रधानमंत्री ने 2030 के लक्ष्य घोषित किए। अगर हम बात करें कृषि योगदान की, तो वो जीवीए में योगदान 18.8, 2020-21 में अर्थव्यवस्था में 3.6% और 21-22 में ग्रोथ इसकी 3.9% रही है। ये ग्रोथ है दोनों अर्थव्यवस्था में इसकी योगदान की। उद्योग व बुनियादी ढांचा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 17.4।
रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय जो 2009-14 में था 45,980 करोड़, वो अब बढ़कर 2020-21 में 21,02,15,058 करोड़ रुपए हो गया, अर्थात इसमें 5 गुना बढ़ोतरी हो गई। प्रतिदिन सड़क निर्माण जो है वो ध्यान रखना 2020-21 में हो रहा है 36.5 किलोमीटर पर डे में, और 19-20 में हो रहा था 28 किलोमीटर पर डे, अर्थात सड़क निर्माण में हमारी वृद्धि हुई है। सेवा क्षेत्र का योगदान 8.2, 20-21 में पहली छमाही में सेवा क्षेत्र में 16.7 बिलियन US$ से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है, जो भारत के कुल FDI प्रवाह का लगभग 56% था। अर्थात इसका अर्थ ये निकला कि सेवा क्षेत्र जो है वो ग्रोथ कर रहा है, उसमें विदेशी निवेश आ रहा है। भारत USA और चाइना के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे प्रधानमंत्री भी इन्हीं स्टार्टअप्स की बात करते हैं जो आने वाले समय में भारत की बड़ी कंपनियां बनेगी। तो ये स्टार्टअप जो है उसके मामले में भारत अब वर्तमान में क्या है, तीसरा है। पहला USA का है, दूसरा स्थान चाइना का है। तो स्टार्टअप की संख्या 2021-22 में बढ़कर 14,000 हो गई है, और उसमें से जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप है उनकी संख्या है 83। जो बहुत ज़्यादा तेज़ गति से ग्रोथ करने वाले स्टार्टअप है यूनिकॉर्न, तो वो है 83। विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में इसकी भागीदारी वर्ष 2019 में बढ़कर 2020 में कितनी होगी, 4.1% हो गई। अगर हम बात करें सामाजिक बुनियादी ढांचे और रोजगार की, तो 16 जनवरी 2022 तक भारत में कोविड-19 की कितनी खुराक मिल गई, 157.94 करोड़। तो ये बहुत अच्छी बात है। कोरोना की खुराक वैक्सीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। सामाजिक सेवाओं में GDP के अनुपात में केंद्र और राज्यों का व्यय भी 6.2% से बढ़कर 8.6% हो गया है। 2021-22 में 8.6% हो गया है सामाजिक सेवाओं में हिस्सा। जो सामाजिक क्षेत्र में व्यय 2020 की तुलना में 21 के आवंटन में 9.8% की वृद्धि हुई है। सामाजिक सेवा का हिस्सा हो गया 26.6%। और इसी प्रकार स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर हम देखें तो 2019-20 में 2.73 लाख करोड़ की तुलना में इस बार जो बजट है उसमें 4.72 लाख करोड़। शिक्षा पर अगर व्यय देखें तो 2.73 लाख की तुलना में अब है 4.72 लाख। इस बार की आर्थिक समीक्षा की जो थीम थी वो थी जीवन और आजीविका बचाना। अब हम कुछ तथ्यों के बारे में देखते हैं जो आर्थिक समीक्षा में दिए हुए हैं। तो वो है, भारत में पहली बार इकोनॉमिक सर्वे 1985 में पेश किया गया, जो बजट के साथ ही पेश होता था। 1964 में बजट में आर्थिक समीक्षा को अलग पेश किया गया, मतलब पहले आर्थिक समीक्षा पेश होने लग गई और बाद में बजट पेश होने लग गया। अब भी जो है वो बजट पहले पेश होता है, आर्थिक समीक्षा पहले पेश हो जाती है, उसके बाद बजट आता है। फिर मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत के अभी नियुक्त किए गए हैं, वो है V अनंत नागेश्वरन। ठीक है, तो अगले भाग में हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर करेंगे क्रोनोलॉजी से। और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। तो बने रहिए, धन्यवाद।